जी डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर आय अशरफ आपसे मुखातिब हूँ। आज हमने डिस्कस करना है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का थर्ड लेक्चर है, जिसको स्टार्ट लेते हैं न्यूक्लियस से। तो न्यूक्लियस के बाद डीएनए, आरएनए और फिर जो है वो क्रोमोसोम्स हैं। तो ये जो बेसिकली डीएनए और आरएनए हैं, ये जेनेटिक मटेरियल है। और न्यूक्लियस जो है, इसको कहा गया कि ये कोर है और ब्रेन है और सेंट्रल पोर्शन, ठीक है, यानी कंट्रोल सेंटर है किसका? सेल का। तो इसको डिफाइन करते हैं कि ये बेसिकली पार्ट ऑफ, क्या चीज है ये? पार्ट ऑफ सेल, ठीक है, कंटेन किसको रखता है? यानी दैट कंटेन द जेनेटिक मटीरियल। और जेनेटिक मटेरियल जो है ये कौन है जी? हम इसको कहते हैं कि ये जेनेटिक मटेरियल इज द डीएनए और द आरएनए। और चूंकि इसको न्यूक्लिक एसिड के नाम पे किया जाता है यार, कि ये कॉमनली जो है वो कॉल्ड एज न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड है। तो मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे दूं इसके बारे में कि डीएनए और आरएनए जो है वो टाइप्स ऑफ द न्यूक्लिक एसिड है। तो न्यूक्लिक एसिड इसलिए न्यूक्लिक एसिड है क्योंकि दैट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। एंड व्हाई वी कॉल्ड इट एसिड? बिकॉज इट हैज अ एसिडिक प्रॉपर्टी। सो द न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस एंड हैविंग द एसिडिक प्रॉपर्टी, so it is called nucleic acid. So DNA and RNA are the types, तो जो कि आपके न्यूक्लियस में मौजूद है। So due to their presence, तो this is called the genetic material. और with the genetic material इसके पास जो है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। क्या होती है जी? जेनेटिक इंफॉर्मेशन। और इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। और ये किसके पास होती है? जीन से, क्योंकि जीन जो है वो आर द फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए होते हैं, यानी हेरिडिटरी मटेरियल होते हैं। तो आरएनए जो होता है वो डीएनए से बन रहा होता है। ठीक होगी बात? ये बात ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट अगला पॉइंट हमारे पास है कि न्यूक्लियस को, जो मैंने पहले भी बता दिया, कि दैट इज द ब्रेन एंड द कंट्रोल सेंटर आर द कोर ऑफ, यानी इसको कोर भी कहेंगे। ये किसका है जी? सेल का। और इट यानी हमने कहा कि दैट इज एक्टिवेट, यानी कंट्रोल कर रहा होता है। जब हमने इसको कंट्रोल कहा तो इट मीन ये कंट्रोल करेगा किसको? एक्टिविटीज ऑफ द सेल को, जिसको मैंने आपको नीचे भी राइट किया। ठीक होगी बात? यानी इसके पास ये जो मैंने आप लिख दिया है कि दैट इज न्यूक्लियस इज द ब्रेन और द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल है। तो इट कंट्रोल, ठीक है, all the activity and function of the cell। ठीक होगी बात? कि ये ब्रेन है या कंट्रोल सेंटर है, तो इट मीन इसका मतलब ये हुआ कि ये कंट्रोल कर रहा होता है, रेगुलेट कर रहा है, जो मैंने नीचे लिखा हुआ है कि ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल है। और दूसरे लफ्जों में हम कहते हैं कि ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, यानी रेगुलेट द सेल एक्टिविटीज। वो बाकी चीजें मैंने डिस्कस कर दी हैं आपको यहाँ पे कि ये पार्ट ऑफ सेल है जो कि कंटेन करता है किसको? जेनेटिक मटेरियल को। और वो जेनेटिक मटेरियल कौन है? न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड की फिर आगे दो टाइप्स हैं, और आगे हमारे पास उसको मैंने लिखा कि इसके पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, यानी वो जीनियाती मालूमात। क्या चीज है? जीनियाती मालूमात है जो नस्ल से नस्ल, यानी जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो है वो आगे मुल्क होती हैं। यानी जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पे, जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ठीक है, दैट जो है वो ट्रांसफर क्या होती हैं? दैट ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है कि वन जनरेशन टू द अदर जनरेशन। ठीक है, अदर जनरेशन। ठीक होगी बात? ये जो है वो
अदर जनरेशन, यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। मतलब क्या है कि हमें कैसे पता चलेगा किस तरह से है, यानी जो वालिदैन होते हैं, वालिदैन की तमाम कैरेक्टरिस्टिक जो हैं, यानी उनकी खुसूसियात, उनकी क्वालिटीज, उनकी नेचर उनकी औलाद में ट्रांसफर होती है। तो इस तरह हम कहते हैं कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन, यानी आपकी नस्ली मालूमात जो कि ट्रांसफर हो रही हैं फ्रॉम वन जीनस, यानी जीएन का मतलब जनरेशन है, यानी फ्रॉम वन जनरेशन टू एन अदर जनरेशन, यानी एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होती है आपकी कैरेक्टरिस्टिक, आपकी क्वालिटीज, आपकी नेचर्स, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास है कि रेगुलेट द सेलुलर एक्टिविटीज। तो इसमें मैंने ऊपर भी लिख दिया और यहाँ पे भी कि ऑल द सेल एक्टिविटीज, सेलुलर मीन सेल, all the cell activities, all the cell activities are controlled by the nucleus, जो कि मैंने ऊपर लिख दिया है कि न्यूक्लियस जो है वो ब्रेन और द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल है। इसी तरह तमाम रेगुलेट करता है सेलुलर एक्टिविटीज को, कि जितने भी मामला वकूफ़ होते हैं, जितने भी इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे हैं, कोड करने वाली है, यानी डीएनए से। और यहाँ पे मैं बात लिखता चलूं कि जो आरएनए होता है, आरएनए आर फॉर्म फ्रॉम द डीएनए और दैट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। क्लियर बात। नेक्स्ट हम आते हैं जी डीएनए की तरफ। तो डीएनए बेसिकली क्या चीज है, ये पॉलीमर है। क्या है? पॉलीमर ऑफ टू। हम यूं समझे कि दूसरे लफ्जों में कि इट इज अ पॉलीमर ऑफ टू, ठीक है, पॉलीमर ऑफ टू न्यूक्लियोटाइड, टू न्यूक्लियोटाइड चेन, ठीक है, टू न्यूक्लियोटाइड चेन दैट आर कोइलिड ईच अदर्स, ठीक है, जो कि एक दूसरे पर बल खाती हुई होती हैं, कोयल ईच अदर। क्लियर की बात। मैंने फिर बताया कि हमने यानी डीएनए जो है इसको कहते हैं डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और ये न्यूक्लिक एसिड की टाइप है। डीएनए जो है वो किसकी टाइप है? न्यूक्लिक एसिड की। मैंने ऊपर भी इंफॉर्मेशन दी आपको और यहां पर भी कि डीएनए जो होता है ये न्यूक्लिक एसिड की टाइप है, और ये किसका एब्रिविएशन है? डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और ये किससे बना होता है? न्यूक्लियोटाइड से, ठीक होगी बात। और न्यूक्लियोटाइड फर्दर किससे बना होता है ये भी मैं आपको बताता चलूं कि ये नाइट्रोजन बेस, राइबो शुगर और फास्फेट ग्रुप, यानी तीन पार्ट से फर्दर ये बना होता है। यानी इसके तीन कंस्टिट्यूएंट होते हैं, किसके? न्यूक्लियोटाइड के। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि न्यूक्लियोटाइड कंपोजिशन जो है ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस में यहाँ पे आपको ऑरली बता रहा हूं कि न्यूक्लियोटाइड जो है वो तीन कंस्टिट्यूएंट है, इसके तीन कंपोनेंट हैं। कौन कौन से? पहला नाइट्रोजन बेस, ठीक है, जिसको आगे एडेनिन, गवानिन, थायामीन और साइटोसिन कहते हैं, ठीक है। और जब आरएनए के अंदर जाएंगे तो फिर यूरासिल ऐड हो जाता है साइटोसिन की जगह पे, ठीक होगी बात। तो यहाँ पे मैंने बता दिया आपको कि न्यूक्लियोटाइड जो है वो तीन कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। किससे बना हुआ है? तीन से। यानी कौन कौन से? एक तो मैंने कहा कि नाइट्रोजन बेस है, और दूसरा राइबोस शुगर है, यानी 5 कार्बन, यानी हम इसको राइबोस शुगर जो है वो पेंटोस शुगर भी कहेंगे, यानी 5 कार्बन रिंग होता है, और आगे फास्फेट ग्रुप होता है, ठीक होगी बात। तो इस तरह से न्यूक्लियोटाइड मजीद है। अब इसमें एक लफ्ज आपको और बताता चलूं कि न्यूक्लियोसाइड है, ठीक होगी बात। जिस तरह से न्यूक्लियोटाइड है इस तरह न्यूक्लियोसाइड है। तो इफ एनीबॉडी आस्क अ क्वेश्चन व्हाट इज द न्यूक्लियोसाइड, तो फिर आप यू क्लियरली टेल देम दैट न्यूक्लियोसाइड हैविंग द टू कंपोनेंट्स, यानी व्हेन द राइबोस शुगर एंड नाइट्रोजन बेस आर कंबाइन ईच अदर टू फॉर्म न्यूक्लियोसाइड। तो व्हेन द थर्ड कंपोनेंट यानी फास्फेट ग्रुप इज एडेड टू द नाइट्रोजन बेस एंड द राइबोस शुगर, देन द न्यूक्लियोटाइड आर फॉर्म। यानी न्यूक्लियोटाइड के तीन कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे शॉर्टली लिख भी देता हूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? नाइट्रोजन बेस, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में नाइट्रोजन बेस है। नंबर 2 पर राइबोस, ठीक है,
राइबोस शुगर है, और नंबर 3 पर जो है वो फास्फेट ग्रुप है, नंबर 3 फास्फेट। ठीक है, तो फास्फेट मीन PO4, इसका अगर हम ये फार्मूला है तो क्या है जी, PO4, यानी एक फास्फेट और उसके साथ 4 ऑक्सीजन के एटम्स होते हैं, तो ये दाल काल फास्फेट, यानी नंबर इसको इस तरह से 3 नेगेटिव, अगर हम रेडिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो 3 नेगेटिव इसकी वैलेंसी है। नेक्स्ट आगे हमारे पास है कि डीएनए के पास जेनेटिक इंस्ट्रक्शन है, यानी ये क्या है, एज अ जेनेटिक इंस्ट्रक्शन रखता है, किसके लिए, फ्रॉम वेयर दे जेनेटिक इंफॉर्मेशन किसके लिए रखेगा, डेवलपमेंट के लिए। और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जेनेटिक इंस्ट्रक्शन है किसके पास, डीएनए के पास, और किस लिए है, डेवलपमेंट के लिए जी, डेवलपमेंट के लिए इसके पास इंस्ट्रक्शन है। और फिर उसके बाद नंबर 2, यानी ये नंबर 1 है, ठीक है, और फिर नंबर 2 पर है फंक्शन के लिए, फंक्शनिंग यानी फंक्शन के लिए, और नंबर 3 पर जो है इसके पास जो इंफॉर्मेशन है वो है ग्रोथ के लिए, यानी ये ग्रोथ किसकी हो रही है, ये हमारी बॉडी की हो रही है, और फंक्शन किसके है, डेवलपमेंट है या फंक्शन है या ग्रोथ है, वो हमारी बॉडी की है। ये नोटिफाई है कि फिर उसके बाद जो पॉइंट है हमारे पास है नंबर 4 पे, ये क्या है जी, रिप्रोडक्शन। मैंने बात ये शॉर्ट एक ही सिंगल वर्ड में बताना चाहूंगा कि इस तमाम की इंस्ट्रक्शन, यानी ऑल द इंस्ट्रक्शन, ऑल द इंफॉर्मेशन फॉर आवर बॉडी डेवलपमेंट, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, etc, all lies in the DNA and RNA, और commonly we say that nucleic acid। ओके, कि ये क्लियरली मैंने आपको बताया कि किसके अंदर मौजूद है, न्यूक्लिक एसिड में। तो डीएनए जो है वो टाइप ऑफ द न्यूक्लिक एसिड है, क्लियर की बात। और नेक्स्ट हमारे पास है कि इसको डबल हेलिक्स क्यों कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये यू नो दैट, आप ये जानते हैं कि डबल का मतलब 2 है, यानी इट इज फॉर्म्ड ऑफ, यानी 2, यानी 2 चेंज होती हैं, इट इज अ पॉलीमर ऑफ, पोली का मतलब मोर देन 1, मर का मतलब यूनिट्स, ठीक है, यूनिट थ्रेड को कहा गया, धागे को, यानी मोर देन 1 यूनिट से मिलता है, यानी पॉलीमर ऑफ 2 न्यूक्लियोटाइड चेन, न्यूक्लियोटाइड चेन दैट coiled each other to form डबल हेलिक्स। और इस तरह से आपके पास जो है वो डबल हेलिक्स बन जाता है। अब ये पॉइंट को भी नोटेड है कि हम इसको हेलिक्स क्यों कहते हैं, डबल हेलिक्स है क्योंकि ये स्प्रिंग की तरह बल खाता हुआ है। ये किस तरह से बल खा रहा होता है, ये स्प्रिंग की तरह है कि अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे थोड़ी सी आपको रिप्रेजेंटेशन दूं तो इस तरह से आता है, ठीक होगी बात। तो मैं इसको अगर इस तरह से लिख दूं, ऐसा है, तो ये इस तरह से पड़ा होगा, क्लियर होगी बात। यानी ये क्या है, ये स्प्रिंग की तरह है। और फिर इसको उसने एक दूसरी तरह में भी हमें बताया कि ये जो है वो इस तरह से भी मौजूद होता है, यानी एक सीढ़ी की तरह, इस तरह से, ठीक होगी बात। तो चूंकि ड्यू टू द स्पेस, मैंने आपके सामने बात की कि जहां पे ज्यादा कॉइलेड फॉर्म में है और यहाँ पे थोड़ा सा, यानी आप यूं समझे कि यहां से एक इतने हिस्से को क्रॉस सेक्शन करके काट के आपको ये दिखाया गया है, यानी सीढ़ी की तरह, ठीक है। और इसके जीने भी होते हैं उसी तरह, और साथ जो हम बैक, इसकी बैक बोन जिसे हम कहते हैं वो भी है। और इस तरह से हम क्या कहेंगे कि दैट इज डबल हेलिक्स है। तो हेलिक्स मैंने कहा कि हेलिकल लफ्ज जो है वो हेलिकल है, तो हेलिकल स्प्रिंग होता है जो कि द नेम ऑफ साइंटिस्ट हेलिका, ठीक है, हेलिकल से, इस वजह से इसको स्प्रिंग से मुशाबित है।
तो इस वजह से इसको हेलिक्स का नाम दिया गया कि दैट इज कॉइल्ड ईच अदर टू फॉर्म अ डबल हेलिक्स। डबल इसलिए कि ये दो धागों पर मुश्तमिल होता है, यानी इट इज कंसिस्ट ऑफ द टू स्ट्रैंड, यानी पॉली न्यूक्लियोटाइड, यानी हमने कहा पॉलीमर ऑफ टू न्यूक्लियोटाइड चेन है, तो चेन को आगे स्ट्रैंड भी लिखा जा सकता है। ठीक होगी बात, यानी दो, क्योंकि चेन इसलिए है कि वो एक दूसरे के ऊपर बल खाए होते हैं। ठीक है, यानी न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर जो नाइट्रोजन बेसिस है, नाइट्रोजन बेसिस का जुड़ जाना, राइबोस शुगर का जुड़ जाना, ठीक है, फास्फेट का एक चेन की सूरत में, यानी एक सिलसिलावार है, एक सीक्वेंसी टाइप है, इस वजह से हम कहते हैं कि दिस इज द चेन। तो यानी स्ट्रैंड है, ठीक है, और स्ट्रैंड को हम दूसरे लफ्जों में कहते हैं धागा या रस्सी। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट मैंने आपको राइट किया आरएनए है, तो आरएनए भी पोली है, यानी आरएनए भी जो है वो पॉलीमर है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो चूंकि ये मोस्टली सिंगल होता है तो हम लिखेंगे कि सिंगल चेन। ठीक होगी बात। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि आरएनए जो है वो भी न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, तो दैट इज द पॉलीमर ऑफ सिंगल चेन। ठीक है, यानी सिंगल चेन है, सिंगल थ्रेड है और सिंगल स्ट्रैंड है, इस वजह से वी कैन से दैट आरएनए इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल। ठीक है, यानी आरएनए पॉलीमर मॉलिक्यूल है, किसका? सिंगल चेन का, यानी सिंगल स्ट्रैंड, एक धागे पर मुश्तमिल है। और मैंने आगे लिख भी दिया है कि दैट इज द सिंगल स्ट्रैंडेड है बिकॉज इट इज कंसिस्ट ऑफ, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि कंसिस्ट ऑफ सिंगल थ्रेड। ठीक है, यानी सिंगल चेन या फिर सिंगल थ्रेड है, या फिर हम दूसरे लफ्जों में कहते हैं कि ये स्ट्रैंड है, यानी सिंगल स्ट्रैंड। तो स्ट्रैंड आल्सो कॉल्ड एज, यानी थ्रेड भी हम इसको कह सकते हैं कि एक रस्सी पर, एक धागे पर मुश्तमिल होता है। और दूसरा मैंने बता दिया आपको कि ये क्या करता है, आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक होगी बात, यानी हम कहते हैं कि आरएनए जो है वो प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, यानी इट सिंथेसाइज द प्रोटीन। ठीक होगी बात, क्योंकि डीएनए से सिंथेसाइज हो रहा है और इसके पास राइबोसोमल आरएनए होता है, यानी राइबोसोम्स होता है, तो राइबोसोम्स की वजह से ये प्रोटीन को तैयार करता है, यानी प्रोटीन सिंथेसाइज किसके जरिए से? बाय द आरएनए। ठीक है, और इसके पास आरएनए होता है, यानी राइबोसोमल आरएनए होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास है पॉइंट क्या है, यानी हम चलते हैं, इसको भी हम कहते हैं कि ये क्या है, एक थ्रेड लाइक है, यानी क्रोमोसोम a thread like structure, thread like structure, a thread like structure कहां पे मौजूद है? प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। और ये मैंने बात पहले भी की कि जो क्रोमोसोम्स है, अब हम आते हैं इसकी कंपोजिशन की तरफ। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं डियर स्टूडेंट्स कि क्रोमोसोम जो है वो बेसिकली धागा नुमा साखते हैं, यानी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। क्लियर की बात। और फिर उसके बाद अगली बात है, जो डीएनए और आरएनए होते हैं वो न्यूक्लियोलस में बेसिकली मौजूद होते हैं। हाँ, न्यूक्लियस का एक पार्ट है, वो मैं पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस राइट करूंगा आगे आपको एक डायग्राम यहाँ पे बना के। तो कंपोजिशन क्या है इसकी कि क्रोमोसोम जो है वो फॉर्म्ड या मेड अप ऑफ या फॉर्म्ड ऑफ या मेड अप ऑफ डीएनए या फिर आरएनए। ठीक होगी बात, क्योंकि कॉमन लफ्जों में हम इसको न्यूक्लिक एसिड कहेंगे। तो डीएनए और आरएनए एंड प्रोटीन। ठीक होगी बात। तो प्रोटीन हमारा क्या है? मैक्रोमॉलिक्यूल है। ठीक है, ऑर्गेनिक मैक्रोमॉलिक्यूल प्रोटीन है। और दूसरे लफ्जों में हम कहते हैं कि ये मेजर बायोमॉलिक्यूल भी है प्रोटीन जो है वो, यानी प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट है और कार्बोहाइड्रेट के साथ लिपिड्स हैं और लिपिड्स के साथ आगे ये डीएनए जो है वो शामिल होते हैं कि ये क्या है? मैक्रोमॉलिक्यूल है। तो माइक्रोमॉलिक्यूल जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड
ठीक है, वाटर ईटीसी वो माइक्रो के अंदर आते हैं। तो नेक्स्ट आगे हमने कहा कि नंबर्स हैं, यानी क्रोमोसोम्स की तादाद, ठीक है, तो ये वेरी करती है सेल टू सेल, ठीक होगी बात, वेरी सेल टू सेल, ठीक होगी बात। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि ह्यूमन सेल जो होता है, ह्यूमन सेल यानी इंसानी सेल जो है, मैंने यहां पे लिखा कि वेरी करता है, वेरी का मतलब मुख्तलिफ, यानी डिफरेंट तादाद होती है सेल टू सेल। आगे मैंने एग्जांपल दिया है ह्यूमन बॉडी की, यानी इंसान के सेल की, यानी इंसान के अंदर जो सेल्स होते हैं उनकी तादाद होती है ये 46 है, ठीक है, तो 46 में यानी 23 पेयर्स होते हैं, ठीक होगी बात। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि इंसानी बॉडी के अंदर, ठीक है, जो सेल होते हैं ये कौन से सेल हैं, यहां पे बात मैं बताता चलूं आपको कि एक होता है सेक्स सेल और एक होते हैं ऑटोसोमल सेल, ठीक होगी बात। तो यानी ये टोटल पेयर ऑफ दी क्रोमोसोम्स हैं, ये क्या है, क्रोमोसोम्स नंबर्स हैं, ठीक है, जो कि इंसानी सेल में मौजूद होते हैं, नंबर ऑफ द क्रोमोसोम, यानी ये जो है वो 46 आर द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं दैट आर प्रेजेंट इन पेयर, जो किस फॉर्म में होते हैं जी, पेयर्स की फॉर्म में होते हैं, जोड़ों की शक्ल में हैं, और टोटल मैंने बताया कितने होते हैं जी 46, और जोड़े कितने होते हैं 23। अब वो कहता है कि इनमें से 23 पेयर्स हैं और 23 पेयर्स के अंदर में से ओनली वन पेयर जो है, क्या वन पेयर जो होता है वो ही कारामद है, बाकी तमाम के तमाम जो है वो जाया हो जाते हैं और बॉडी के लिए ऑटोसोमल कहलाते हैं। यानी ऑटो का मतलब है और सोमा का मतलब है बॉडी, आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट के लिए वो होते हैं, ठीक होगी बात। और अगर उनमें से कोई एक भी अपनी जगह से मिसप्लेस हो जाता है तो मतलब क्या होता है, एबनॉर्मेलिटी बीइंग डेवलप, आपकी बॉडी में एबनॉर्मेलिटी डेवलप हो जाती है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट्स है वो था इसके नंबर्स का, जो मैंने डिस्कस कर दिया। तो आगे आते हैं जी पार्ट ऑफ द, ठीक है, न्यूक्लियस की बात थोड़ी सी डायग्राम की मदद से ले लेते हैं कि पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस जो है वो किस तरह से मैं आपको ये रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जिस तरह से, यानी सिंपली सी बात है, सबसे पहले हमारे पास है इस तरह से, यानी ये अगर मैं कहूं कि दिस इज द न्यूक्लियोलस है, ठीक है, और इससे आगे थोड़ा सा इस तरह करके और इस तरह करके और इन साचा वे इस तरह से, ये जो है वो क्या है जी, न्यूक्लियर इन्वेल्प है। तो आप इसकी स्ट्रक्चर से इस बात का अंदाजा लगाएं कि हमने इसको नाम क्यों रखा गया इसका न्यूक्लियर इन्वेल्प, बिकॉज इन्वेल्प हैव अ पोर, यानी जो इन्वेल्प होता है उसकी एक साइड से ओपन होता है कि यानी हम उसमें से कोई चीज निकाल या डाल सकते हैं। इसका मतलब है कि ये जो बाय की स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है ये वाली, इसको थोड़ा सा मैं और आपको इस तरह से बना देता हूं ताकि आसानी से समझ आए आपको। ये जो है वो न्यूक्लियर पोर है जी इसके दरमियान में। हाँ, ये बात आपको अंडरस्टूड होनी चाहिए कि दीज आर द न्यूक्लियर पोर्स। ये क्या है, हाँ, ये न्यूक्लियर पोर है। न्यूक्लियर पोर का मतलब है सुराख है, किसके अंदर है, इन्वेल्प के अंदर। अब यहां पे हमें एक और लाइन में ड्रा कर रहा हूं थोड़ी सी इस तरह करके, एज सच, इस तरह से। इन दिस वे, यानी हमने ये जो बना दिया है, ये किसको बनाया है, दिस इज द न्यूक्लियर इन्वेल्प है। ये क्या है, न्यूक्लियर इन्वेल्प है, ये वाला जो है न्यूक्लियर इन्वेल्प, न्यूक्लियर इन्वेल्प। और ये जो है हमारे पास, ये जो है वो न्यूक्लियर पोर है, न्यूक्लियर पोर्स। इसका मतलब है कि पोर्स के, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द पोर्स,
इसका मतलब है कि इसमें जो डीएनए मौजूद है, डीएनए और आरएनए जो है, यानी यहाँ पे डीएनए और आरएनए, डीएनए चूंकि सिंथेसाइज करता है किसको, आरएनए को, तो डीएनए जो है आरएनए यहाँ पे मौजूद है न्यूक्लियोलस में। तो यहाँ पे आपके पास क्रोमोसोम्स है, यानी क्या चीज आपको दिखाई यहाँ पे, उसने हमें बताया कि इस तरह से इन दिस फॉर्म हमें जो है वो क्रोमोसोम्स मिलते हैं, यह सच, ठीक है, इन दिस वे, इस तरह से। ये क्या है जी, ये क्रोमोसोम्स दिखा दिए मैंने आपको। और न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियोलस, यानी ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो है वो न्यूक्लियोलस मैंने दिखाया है, जिसमें मैंने बताया डीएनए एंड आरएनए जो है वो सिंथेसाइज होते हैं। और यहाँ पे इसके ऊपर जो है, यहाँ पे राइबोसोम्स लगते हैं, क्योंकि ये साइटोप्लाज्म की तरफ चला जाता है, तो साइटोप्लाज्म के अंदर फ्री राइबोसोम्स जो है वो मौजूद होते हैं और फ्री फ्लोट कर रहे होते हैं, यानी आजादाना तौर पे तैर रहे होते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे एक दो का मतलब ये नहीं है कि और नहीं लग सकते, ठीक है। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि ये जो बॉडी मैंने बनाई है अंदर, ये क्या है, न्यूक्लियोलस है। दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस है ये। और आपके न्यूक्लियोलस के पास कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, हाँ ये बात आप ध्यान में रखें, यानी जो न्यूक्लियोलस होता है इसमें कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक होगी बात। और इसकी तादाद वेरी करती है, हाँ, और न्यूक्लियोलस जो है वो फैक्ट्री है राइबोसोम्स, ठीक होगी बात। मैं फिर से न्यूक्लियोलस की कुछ दो प्रॉपर्टी यहाँ आपको राइट कर देता हूँ कि न्यूक्लियोलस जो है वो एक सब पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस है, और ये क्या है, नंबर 1 पे फैक्ट्री है, दैट इज द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स। और राइबोसोम्स क्या होते हैं, दीज आर द टाइनी ऑर्गेनेलिज, यानी सबसे छोटे ऑर्गेनेलिज हैं और मेम्ब्रेन लेस होते हैं, ठीक होगी बात। हाँ, तो जबकि जो आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास अपना डीएनए है, जिस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया है ऑर्गेनेली, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑर्गेनेली, बट जो न्यूक्लियस है दिस इज नॉट ऑर्गेनेली, दैट इज द पार्ट ऑफ द सेल, ऑर्गेनेली ऑल द लाइज इन द साइटोप्लाज्म। तो हियर यहां पे बात हो रही थी कि ये क्या है, ये क्रोमोसोम्स है जी, दिस इज कॉल्ड क्रोमोसोम्स, ठीक है। और ये क्या चीज है, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक होगी बात। यानी मैंने फिर से आपको रिपीट कर रहा हूं कि ये न्यूक्लियर पोर है और ये न्यूक्लियर इनवेल्प है। न्यूक्लियर इनवेल्प की मजीद आगे 2 लेयर्स होती हैं, ठीक होगी बात। यानी मैं यहाँ पे नंबर 1 जो है वो क्या होती है, आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन है ये, ठीक है। और ये वाली जो है वो इनर मेम्ब्रेन, ये मैं यहां पर राइट कर देता हूं, दिस इज द नंबर 2 पे, दिस इज कॉल्ड इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन का मतलब अंदर वाली मेम्ब्रेन है, और आउटर का मतलब आउटर वाली मेम्ब्रेन है। ये किसके पास है, दोनों न्यूक्लियर इनवेल्प की फर्दर आगे 2 मेम्ब्रेन है। तो यहाँ पे मैंने लिखा कि न्यूक्लियर प्लाज्म है, ये न्यूक्लियोलस है जहाँ पे डीएनए आरएनए को सिंथेसाइज कर रहा है। तो इस वजह से उसने कहा कि फैक्ट्री ऑफ द राइबोसोम, क्योंकि आरएनए से फिर आगे क्या है, प्रिपेयर होते हैं राइबोसोम्स है। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर जो आरएनए है, ठीक है, वो फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स है, न्यूक्लियोलस की बात हो रही थी, किसकी बात हो रही है, न्यूक्लियोलस की, कि न्यूक्लियोलस जो है वो फैक्ट्री ऑफ, ठीक है, किसकी है, राइबोसोम्स की फैक्ट्री है। तो चूंकि यहाँ पे डीएनए और आरएनए मौजूद हैं जिनसे राइबोसोम्स बनाए जा रहे हैं और न्यूक्लियोलस में बनते हैं और न्यूक्लियर पोर के जरिए से साइटोप्लाज्म में चले जाते हैं। ये स्ट्रक्चर किसका बनाया गया जी, न्यूक्लियस का। यानी ये जो आपके पास लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं राइट कर देता हूं कि ये न्यूक्लियस है, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस, नॉट ऑफ द सेल। ये मत है बॉडी, ये कंसीडर कर ले, तो मैंने इसलिए लेबल कर दिया है कि ये आपके पास जो है वो न्यूक्लियोलस है,
ये जो है वो क्या है, दिस इज द न्यूक्लियोलस। ठीक होगी बात कि ये न्यूक्लियोलस है। न्यूक्लियोलस के आगे पार्ट लिख रहा था कि ये फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स है। क्या चीज है? इट इज द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। तो यहां पे मैं एक पॉइंट और लिखूंगा जो कि इसके अंदर नहीं है, लेकिन अगर राइबोसोम्स है तो इट मीन उसे कंसीडर किया जा सकता है कि जो राइबोसोम्स होता है वो प्रोटीन फैक्ट्री होता है, प्रोटीन फैक्ट्री। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि पहला था फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स, वो कौन है? न्यूक्लियोलस है। वो कौन है? न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस। ठीक है, और फिर मैंने कहा कि प्रोटीन फैक्ट्री है, वो कौन है? वो है राइबोसोम्स, राइबोसोम। तो राइबोसोम्स का मैंने बता दिया कि ये टाइनी ऑर्गेनेली होता है दैट इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। क्लियर होगी बात? तो इसकी चूंकि तादाद वेरी करती रहती है, तो इंशाल्लाह उसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।